नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह यादव हर रोज़ की तरह एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज हम लोग एफबी लाइव लेक्चर में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा जो लेक्चर है उसी पर आधारित होगा। दोस्तों, सबसे पहले सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल एवरीवन। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी और दर्शक यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो सुनते हैं अच्छे से ध्यान से, कुछ लोगों को मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए कि भले हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे मगर फिर भी आपके लेक्चर्स अच्छे लगते हैं। तो सुन के दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हमारे द्वारा इस लॉकडाउन में जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है वो आप लोगों के काम आ रही है, आप उसमें रुचि दिखा रहे हैं। यही हमारा मकसद है और इसी मकसद में हम कामयाब भी हुए। दोस्तों, जितना हो सके इस जो लेक्चर्स मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हमारा लेक्चर पहुंच पाए। इस लॉकडाउन की इस प्रक्रिया में आपको इस लेक्चर का जितना फ़ायदा हो सके हम चाहते हैं उतना मिल पाए। चलिए दोस्तों, कल तक हम लोगों ने आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि आप लोग एक लिस्ट बना के लाएंगे जिसमें हमने संविधान के सभी भागों की बात करी थी। संविधान के सभी भागों की बात करी थी, जिसमें हमने भाग 1 से लेकर पूरे 22 भाग थे उनके बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आपको लिखना है भाग का नाम, ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उसमें मेंशन है और आगे चल के उसके तीसरे कॉलम में आएगा कि उसकी क्या विशेषता है या उसमें क्या दिया गया है। आई होप आपने वो चार्ट बना लिया है, और अगर नहीं बनाया तो शीघ्र ही उससे ज़रूर बना लीजिए, वो आगे चल के हर एग्जाम में वो काम आएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लिखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान में उपस्थित विदेशी स्रोत। तो दोस्तों, ये 2 टॉपिक आज हमारे लेक्चर में होंगे। पहला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, जब भी भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई जाती है, हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही लचीला है। ये 3 अंक में भी लिखने को आता है, कई बार 15 अंक में लिखने को आता है मेंस में। तो हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही लचीला है, साथ ही साथ कठोर भी है। मतलब हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना बड़ा आसान है और कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना बड़ा कठिन है। जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, इसमें जो संशोधन की जो गुंजाइश है वो बड़ी, जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल है। बाकी कुछ अन्य सब्जेक्ट्स हैं जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी आसान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसी संशोधन में 2/3 बहुमत चाहिए, किसी संशोधन में उपस्थित लोगों का 50% भी चल जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों, आते हैं हमारे संविधान की विशेषताओं पर। दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो भारत का जो लिखित संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में अगर संविधान की बात करें तो जो सबसे पहला संविधान है वो ब्रिटेन का है, मगर दोस्तों वो लिखा नहीं गया है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे पहला संविधान जरूर माना जाता है। हमने भी हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें उन्हीं से इंस्पायर होके ली है, मगर आपको याद रखना है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे दोस्तों, आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे जो पहला लिखित संविधान है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विश्व का पहला सबसे लिखित संविधान अमेरिका का। दोस्तों, यही संविधान, अमेरिका का यही संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। ध्यान रखनी है, पहला कि विश्व का सबसे लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। नॉन लिखित की बात करें, मतलब ऐसा संविधान जो है मगर लिखा नहीं गया, वो ब्रिटेन का, वो सबसे पहला भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो ये चीज़ें आपको हमारे भारत के संविधान की विशेषताओं में जोड़कर लिखनी है। दोस्तों, हमारे संविधान की सबसे बड़ी बात आती है हमारी प्रिएम्बल, मतलब हमारी प्रस्तावना। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, ठीक है, पूरी जो प्रस्तावना है कि भारतीय गणतंत्र स्वतंत्रात्मक पूरी प्रणाली बताते हुए उनके आर्थिक सामाजिक न्यायों का ध्यान में रखते हुए, तो वो जो बड़ी सारी प्रस्तावना है, ठीक है, उस प्रस्तावना के कुछ शब्द हम लोग उसमें से उठाते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम भारत के लोगों से तात्पर्य कि भारत के संघ और राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले समस्त नागरिकों से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा कि हम भारत के लोगों से तात्पर्य है कि भारत की सीमाओं के अंतर्गत, संघ और राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त नागरिकों से है। दैट मीन्स कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत की सीमाओं में प्रवेश करता है और उसमें वहां पर उसके नागरिक होने के जो अधिकार है, वो जो उसके मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन होता है, तो भी
वो हमारे संविधान में शिकायत दर्ज करने का प्रावधान रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोगों से तात्पर्य है कि भारत के रहने वाले समस्त नागरिक जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये बहुत अच्छे से आपको मेंशन करना है ये चीज़ों को। दोस्तों दूसरे आते हैं संप्रभुत्व, एक बहुत बढ़िया है, इसको सोवरेनिटी कहा जाता है कि संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब है कि भारत में जितने भी नियम, मतलब भारत सरकार के द्वारा जितने भी नियम बनाए जाएंगे, ये सारे नियम जो होंगे तो वो नियम किसी अन्य शक्ति पर डिपेंड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। ये मोदी जी ने इस टर्म का इस्तेमाल भी किया था, मतलब हम सेल्फ रिलायंस है। ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर होकर हम हमारे डिसीजन ले सकते हैं या डिसीजन हम हमारे बना सकते हैं, इसको कहते हैं संप्रभुत्व। मतलब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, हम किसी के भी अंडर रह के हमारे डिसीजन को नहीं लेंगे, हम हमारे डिसीजन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। तीसरा आता है दोस्तों समाजवादी। बहुत अच्छा है कि भारत में समाजवादी, बहुत समाजवाद, हमने सोशलिज्म की बात करी कि भाई भारत में हमारा जो संविधान बना है वो संविधान इस तरह से बनाया गया है कि हमने संविधान में सभी समाज को एक समान माना है। मतलब सभी वर्गों को, ध्यान दीजिएगा, सभी वर्गों को हमने एक समान माना है। मतलब संविधान के आगे कोई भी ऊंच नीच वाला वर्ग नहीं होगा, सभी को एक आंख से देखा जाएगा। ये साम्यवाद का ही एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुझसे पूछा भी गया था कि साम्यवाद क्या है, वो समाजवाद से कुछ अलग नहीं है। ध्यान दे रहेगा की बात ये है कि समाजवाद का अर्थ होता है कि समाज के सभी जो वर्ग है उन्हें एक समान रखना। मतलब संविधान के आगे ये सारे ही समाज जो है वो संविधान के आगे एक रूपता लिए हुए। एक रूपता मतलब सभी को समान व्यू में देखा जाएगा, मतलब उनको समान ताकत मिलेगी, समान शक्ति मिलेगी, समान संरक्षण दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। मैं जो जो चीज़ें बातें बता रहा हूँ आपको, साम्यवादी, सोशलिज्म, समाजवादी जो शब्द हम लोगों ने हमारे संविधान में लिखा है, इसका मतलब है संविधान के सभी वर्गों को हम न्याय देते समय में, आगे न्याय का भी नाम लूंगा, कि सभी वर्गों को एक समान रखेंगे, हम किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं तोलेंगे। अगला आता है धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों बहुत ही अच्छा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। मतलब हम किसी भी धर्म को ऊपर या नीचे नहीं रखेंगे। इसका सिंपल से एक आंसर दिखाता हूं कि जब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में खोल के देखते हैं तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये राज्य क्या हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत कम लेक्चरर्स जो होते हैं वो ये समझा पाते हैं। मैं आपको चीज समझाता हूँ। अगर हम हमारे पूरे 29 राज्यों को प्रांत कहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम हमारे पूरे 29 राज्यों को प्रांत कहेंगे तो भारत को राज्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राज्य कहा जाएगा। और अगर हम हमारे 29 राज्यों को राज्य कह के संबोधित कर रहे हैं तो भारत को कहा जाएगा राज्यों का संघ। ये दोनों चीजें अलग हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने कल भी आपको बताया कि राज्य और प्रांत में अंतर है। अगर आप हमारे 29 राज्य कह रहे हैं तो फिर आपको भारत को कहना पड़ेगा राज्यों का संघ। क्या कहना पड़ेगा? यूनियन ऑफ द स्टेट। और अगर आप हमारे राज्यों को प्रांत कह रहे हैं तो आपको भारत को क्या कहना पड़ेगा? राज्य। तो यहाँ पर जब बनाया गया था, जब प्रांत थे, तो इसलिए भारत को राज्य में संबोधित करा गया। इसलिए कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। बहुत टाइम पे लाइन है दोस्तों, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा मतलब हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख है, ना ईसाई है। हमारा संविधान ही इसका सबसे बड़ा स्रोत माना जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज भारत में कोई चीज ऊपर नीचे होती है तो उसे धर्म के आधार पर नहीं तोला जाएगा, उसे भारत के समाज या किसी वर्ग के आधार पर नहीं तोला जाएगा, उसे भारत में संविधान के आधार पर तोला जाएगा। तो आपको बहुत याद रखना है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का स्वयं का कोई भी धर्म नहीं होगा। मैं आपको विशेषताएं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे मेंस के पेपर देते समय आप इन बातों का इस्तेमाल करके अपने 15 अंक के मार्क जो नंबर होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसको बहुत अच्छे से अपने आंसर्स को तैयार कर सकते हैं, बहुत डिटेल में लिख सकते हैं, इसको और पढ़ सकते हैं। मगर मैं आपको बेसिक चीजें, जो हिंट लाइन है, जो पंच लाइन है, वो आपको समझा रहा हूँ। लोकतांत्रिक अगला शब्द आता है दोस्तों प्रस्तावना में, लोकतांत्रिक। कि हम लोकतंत्रात्मक की स्थापना करते हैं।
लोकतंत्र से दोस्तों मतलब है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा रखने का अधिकार है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा रखने का अधिकार है, मतलब वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ पर अपना व्यूज रख सकता है। लोकतंत्रात्मक, ध्यान दीजिए, मतलब वो चाहे तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, संसद के चुनाव के लिए, यहाँ तक कि पार्षद के चुनाव के लिए भी खड़े होने के लिए स्वतंत्र है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोकतंत्रात्मक का बात है कि हम अपनी इच्छाओं के अधिकार को रख सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, मगर बशर्ते आपको नियम याद रखना है कि अपनी इच्छाओं के अधिकार का पालन करते करते आपको किसी अन्य के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है, तब तक आपके अधिकार बने रहेंगे। मतलब आपके अधिकारों का, अगर आप अपने अधिकारों में बने रहकर अपने निर्वाह करते हैं, तो आप अगर किसी अन्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते तो इसका सीधा अर्थ है कि आप अपने अधिकारों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अधिकारों की बात कर रहा हूँ, राइट्स। आपको राइट्स मिल गए, इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों के राइट्स का इंक्रोचमेंट कर दें। अगर आप दूसरों के राइट्स का इंक्रोचमेंट कर देंगे, अतिक्रमण कर देंगे, तो आपके अधिकारों की सीमाओं से आप बाहर जा रहे हैं और फिर आप अपराधी घोषित हो सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आपके अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि जब आप अपने अधिकार का प्रयोग करें तो इस आधार पर करना है कि हम दूसरे के अधिकारों का प्रयोग ना करें। छोटी सी घटना है दोस्तों, वो समझा देता हूँ, लेक्चर के माध्यम से थोड़ा सा ईज भी हो जाएगा। बिल ऑफ राइट्स दोस्तों, ये अमेरिका में आया है। हमने जो हमारे मौलिक अधिकार, ये आज हम कहते हैं कि हमारा शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। भाई स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, यहाँ वहाँ घूमने का, प्राण और देह का स्वतंत्र हमारा अधिकार है। तो ये जो हम स्वतंत्र या हमारे अधिकारों का जो गुणगान करते हैं, ये भारत में हमने जो इंकरेज होकर लिया वो अमेरिकी संविधान से लिया। तो दोस्तों घटना ये घटी थी, एक छोटी सी हंसी मजाक वाली घटना से आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अमेरिका में जब बिल ऑफ राइट्स पास हुआ था, तो जो काले गोरे का मतभेद था वो मिटाने के लिए से बिल ऑफ राइट्स को लाया गया था। तो जैसे ही बिल ऑफ राइट्स पास हो गया, तो जो काला व्यक्ति था वो गोरे व्यक्ति के पास आके कहता कि अब तो हमें भी अधिकार मिल चुके हैं, भाई हम भी तुम्हारे इक्वल आ चुके हैं, और वो एक मुक्का मार देता है व्हाइट वाले को, मतलब अमेरिकी व्हाइट पर्सन को, जो अमेरिकी ब्लैक पर्सन है वो एक मुक्का मार देता है। पलट के अमेरिकी व्हाइट पर्सन भी ब्लैक वाले को मुक्का मार देता है। अब इसमें ब्लैक वाला नाराज हो जाता है, उसे ये लगता है कि उसे अधिकार मिल गया है इनके इक्वल आने का, तो वो ये कहता है कि भाई हमें अभी अधिकार मिल गया, हम आपको मार सकते हैं। तो वो जो व्हाइट वाला कहता है उसको समझाता है कि देखो आपको अधिकार मिल गया है, हमारे समक्ष आ चुके हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप हमारे अधिकारों का उल्लंघन करो। जैसे ही आपका हाथ मेरी नाक से टकराया, आपने अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन करते हुए मेरे अधिकारों की सीमा में प्रवेश कर लिया है, इसी वजह से मैं आपको मारने का अधिकार रखता हूं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपको अधिकार दिया आपके लिए, ना कि किसी अन्य के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो लोकतंत्र का मतलब होता है अपनी इच्छाओं या अपने अधिकारों का पालन करना। अब आते हैं दोस्तों गणतंत्र, एक शब्द और बहुत अच्छा जुड़ा है, गणतंत्र, रिपब्लिक। अभी गणतंत्र जो है इसका मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है कि भारत के सर्वोच्च पद का चुनाव आपके द्वारा किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति के वोट तक का भी आपको, मतलब हम जरूर राष्ट्रपति को नहीं चुनते, मगर इनडायरेक्टली हम उन लोगों को चुनते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधायिका के सदस्य। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारी इच्छाओं के अधिकारों की बात करते हैं, और जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो हम उस अधिकार की बात करें कि हम मत के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा हमारे देश के सर्वोच्च पद का चुनाव कर सकते हैं, मतलब हमें मत देने का अधिकार है। गण का तंत्र, गणतंत्र, गण मतलब जन समुदाय, तो गण का तंत्र हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाना और वो हमारे ऊपर शासन करे, इसको कहते हैं गणतंत्र। और हम खुद जाके शासन कर सकते हैं, ये हो गया लोकतंत्र। मतलब आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चाय बेचने वाले एक प्रधानमंत्री बने, ये हो गया लोकतंत्र, और उनको वापिस से आपने चुना, ये आपका हो गया गणतंत्र। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, भाई आप चाय बेचने आप काम करते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये आपका अधिकार है, तो ये हो गया लोकतंत्र। और आप जब बन गए और आपके कार्य को लोगों ने सराहा और आपको चुन के फिर से एक बार बना दिया, तो ये आपका हो गया गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। न्याय, हम लॉ की बात करते हैं। लॉ हमारे संविधान में कुछ इस तरह से बनाया गया कि हमारे लॉ में इस तरह से पेश किया गया कि जब लॉ के अगेंस्ट या उसके सपोर्ट में आप जाते हैं तो लॉ के लिए सारे लोग इक्वल है। मतलब न्यायपालिका के सामने कोई भी धर्म, जात, ऊंच नीच,
असमान नहीं होता, वो एक समान माना जाएगा। एक दोस्तों इसमें शब्द आता है एकता और अखंडता। ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है कि एकता और अखंडता, एकता और अखंडता मतलब हम यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है, सोवर्जिनिटी की बात करते हैं, तो यूनिटी की और एकता और अखंडता वाला शब्द 42 अमेंडमेंट में 1976 में जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ध्यान से, कि एकता और अखंडता बाद में जोड़ा गया। चलो दोस्तों, ये तो हमारा जो सेशन था ये था भारत की संविधान की विशेषताओं पर। अब आप हेडिंग डाल दीजिए। आई होप आपने इन शब्दों को डिटेल में लिखा होगा और इससे आप अपने आंसर को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों भारत के संविधान में लिए गए विदेशी स्रोत। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार इसको पूछा गया कि ये किससे हमने कॉपी करा। ये कॉपी बोलना अच्छा नहीं लगेगा, हम कहेंगे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर। हमको हमारे आंसर को बहुत अच्छा बनाना है तो आप क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान में कुछ स्रोत हमने अन्य संविधानों से प्रेरित होकर लिए। ये शब्द बड़ा अच्छा है। जब एक कोई मूवी किसी अन्य मूवी की कॉपी होती है तो वो कॉपी नहीं बोलते, वो कहते हैं हमने उनसे प्रेरणा ली है। हम भी क्या लिखेंगे कि हमने दूसरे संविधानों से प्रेरणा लेकर इन चीजों को जोड़ा है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए गए स्रोत। क्या लिखेंगे, भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए गए स्रोत। ध्यान से पहला लिखेंगे यूएसए। बहुत सारी चीजें दोस्तों, तो आप अमेरिका लिख के उसमें नीचे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट बनाते चलिए। तो सबसे पहला जो अभी मैंने आपको बताया, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से हमने लिया है भारत के लिए फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार, इसको मूल अधिकार भी कहते हैं। तो पहला लाइन कर लेंगे अपन फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। यूएसए से हमने क्यों कॉपी करा, क्या इंस्पायर होकर लिया, वहां पर बिल ऑफ राइट्स था और हमने उसी से इंस्पायर होकर हमारे लिए क्या ले लिया दोस्तों, हमने लिया मौलिक अधिकार। हमारे वहाँ मौलिक अधिकार है, मैं आपको आगे चल के भारत में इनका वर्णन है बहुत डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा, पर फिलहाल अभी उस लेक्चर पर हम नहीं जाएंगे। अभी हमको बताएंगे कि हमने इनसे क्या लिया, मौलिक अधिकार। दूसरा दोस्तों, दूसरा IMP सुनिएगा, कई बुकों में आपको ये लिखा है कि राष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, किसी में लिखा है कि हमने राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया है। पहले दोस्तों आप ये खुद ध्यान से सुनिए, क्या ब्रिटेन में राष्ट्रपति होते हैं? नहीं होते, तो फिर आपका आंसर अमेरिका जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो हम यह लफड़ा ही खत्म कर देते हैं। आपको लिखना है इसमें अगली लाइन कि राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का प्रमुख होना। क्या लिखेंगे आप, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का प्रमुख होना। मतलब अमेरिका में क्या है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो वही चीज को हमने एज इट इज यहाँ पर उतार लिया है, याद रखिएगा। और प्रस्तावना, हमारी जो प्रीएम्बल की हमने बात करी वो भी हमने किससे इंस्पायर होकर ली है, अमेरिकी संविधान से। वो भी हमने किससे इंस्पायर होकर लिए, अमेरिकी संविधान से। तो आपको ये चीजें याद रखना है कि आपको मैं किस चीज में मौज बता रहा हूँ। एक और दोस्तों की अमेरिकी राष्ट्रपति में भी महाभियोग की एक प्रक्रिया है, सेम चीज हमने कॉपी कर ली। तो आप क्या कहेंगे, पहली चीज आपने लिखी मौलिक अधिकार, दूसरा आपने लिखा राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का प्रमुख होना, तीसरा लिखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति में महाभियोग चला था, इम्पीचमेंट, सेम हमारे वहाँ पे भी हुई है। तो आप लिखेंगे इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, ठीक है। अगला लिखेंगे राज्यसभा में सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का पद। ध्यान देंगे तो हम क्या लिख रहे हैं कि राज्यसभा में, ठीक है, अभी कौन है, वेंकैया नायडू। तो ध्यान देंगे कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद वो क्या होगा, राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का पद। अगला लिखेंगे दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या लिखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका। बहुत IMP लाइन है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो किसी भी संसद, पार्लियामेंट या हम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव की बात करें, विधान परिषद की बात करें, विधान सभा की बात करें, किसी के भी अधीन नहीं होता। हमारी जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। कहाँ से लिया हमने, यूएसए से। अगला लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना। ध्यान दीजिए क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए, अमेरिका से। रिव्यू सिस्टम, रिव्यू सिस्टम मतलब न्यायिक
पुनरावलोकन, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब अगर आपको हाईकोर्ट के डिसीजन पे संतुष्टि नहीं है तो उसके हाईकोर्ट के डिसीजन को आप चैलेंज कहाँ करते हो, सुप्रीम कोर्ट में, या सेशन कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कहाँ करते हो, हाई कोर्ट में। तो आपको याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी हमने कहाँ से कॉपी करी दोस्तों, अमेरिका से। ये सारी चीज़ हमने कहाँ से ली, अमेरिका से। अब चलते ब्रिटेन से दोस्तों, हमने क्या क्या लिया। ब्रिटेन से हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान। अब नागरिकता वाले चैप्टर पे जब आएंगे ना दोस्तों तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। नागरिकता का प्रावधान मतलब हमारे देश में हम दोहरी नागरिकता नहीं रखते। अभी कुछ दिन पहले तक जम्मू एंड कश्मीर की थी, जब उसमें 35 से लागू होता था, तो हम आएंगे वो 370 और 35 से क्या लफड़ा था। पर फिलहाल आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश जैसा है, अब जम्मू कश्मीर भी वैसा ही हो चुका है। मतलब अब पूर्ण रूप से पूरे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। तो पहला है एकल नागरिकता का प्रावधान। दूसरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर इन जनरल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कैग पद है, कैग का जो पद है, महानिरीक्षक जो होता है हमारा वहाँ का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर इन जनरल, जिसके अंतर्गत पब्लिक अकाउंट कमेटी आती है। मैंने आपको बताया भी था, पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग के अंतर्गत आती है। तो कैग का जो पद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर इन जनरल, ये हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हमने, संसदीय प्रणाली, मतलब जो हमारे भारत में पार्लियामेंट होगी वही रूल करेगी कार्यपालिका के रूप में, विधानसभा होगी राज्यों में। तो ये हमने संसदीय प्रणाली किससे कॉपी करी है, अगेन ब्रिटेन से। द्विसदन प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, ये एक और ऐड कर रहा हूँ, द्विसदन प्रणाली। द्विसदन प्रणाली मतलब संसदीय प्रणाली तो हमने कॉपी करी, द्विसदन का मतलब है कि पार्लियामेंट में दो हाउस होंगे, एक होगा लोअर हाउस और एक होगा अपर हाउस। लोअर हाउस को बोलते हैं निम्न सदन, अपर हाउस को बोलेंगे उच्च सदन। जैसे अभी निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं। सेम चीज राज्य में भी रहती है, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो राज्य की विधानमंडलों में भी दो हाउस है, विधान परिषद अपर हाउस हो गया और विधानसभा लोअर हाउस हो गई। जो लोअर हाउस होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका चुनाव जो होता है लोअर हाउस के सदस्यों का वो डायरेक्ट वे में होता है, और अपर हाउस के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है। वो भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, हमने संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली और द्विसदन प्रणाली भी, मतलब सदन में जो दो सदन होंगे वो भी हमने कहाँ से लिए, वहीं से लिए। कानून निर्माण, ये भी आपको कहाँ याद रखना है, कानून निर्माण हमने किससे लिया है, लॉर्ड मेकाले साहब ने भारत का आईपीसीसी की जो धाराएं थी वो लिखी थी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, उन्होंने अपना बदल दिया, मगर अभी तक यहाँ वैसे ही फॉलो होता है आईपीसीसी और आईपीआरसी, आपको याद रखना है। विधि निर्माण, विधि का शासन, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। तो ये दोस्तों याद रखिए, बहुत सारी चीजें हो गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान, संसदीय प्रणाली, ठीक है, कैबिनेट व्यवस्था, ये भी याद रखें कि कैबिनेट व्यवस्था, अगर मैं भूल गया बताना तो ये याद रखें, कैबिनेट व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, द्विसदन प्रणाली, कानून निर्माण और विधि का शासन, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। चलिए दोस्तों चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर, कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या कॉपी किया है। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हमने लिए संयुक्त बैठक, मतलब दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है हमने कहाँ से कॉपी करी है, ऑस्ट्रेलिया से। लोअर हाउस और अपर हाउस के एक साथ बैठक करवा सकते हैं किसी विषय को लेकर, या राष्ट्रपति संबोधित कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि हमने ये जो बैठक का प्रावधान किया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। और हमने एक चीज इनसे और कॉपी करी है, वो चीज़ है दोस्तों समवर्ती सूची। जो शक्तियों के विभाजन के लिए हमने समवर्ती सूची बनाई, वो सूची भी हमने कहाँ से ली दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं दोस्तों कनाडा से। कनाडा से हमने लिया, कनाडा से लिया हमने एक सशक्त केंद्र प्रणाली। क्या लिया है, सशक्त केंद्र प्रणाली। मतलब दोस्तों हमारा राज्य में भी राज्य सरकार होती है, केंद्र में भी केंद्र सरकार होती है, मगर जब दोनों को तराजू में तोला जाएगा तो केंद्र सरकार का पकड़ा क्या होगा, हमेशा भारी रहता है। तो आपको याद रखना है, हमारे वहाँ हमने कनाडा से लिया है मजबूत केंद्र प्रणाली, मतलब सशक्त केंद्र प्रणाली या संघ प्रणाली को हमने मजबूत बनाया है। यहीं से हमने सुप्रीम कोर्ट को भी एक पावर दिया है, जो हमने यहाँ से कॉपी करा। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है दोस्तों, समय समय पर देश की गतिविधियों पर होने वाली घटनाओं पर सलाह देती है, सरकार को सलाह दे सकती है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह देने का जो प्रावधान है वो भी हमने किससे कॉपी करा है, कनाडा से। तो आपको याद रखना है कि कनाडा से हमने पहली चीज तो मजबूत केंद्र वाली प्रणाली हमने कॉपी करी है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट की सलाह देने वाली प्रणाली, और राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त होगा, ये भी हमने
वहीं से कॉपी कराएं। तो ये भी 3 चीज़ होगी, पहला मजबूत केंद्र, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की सलाह देना और तीसरा राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से लो दोस्तों हेडिंग डालेंगे आयरलैंड, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे आयरलैंड से हमने लिखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। क्या लिया है दोस्तों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट का मतलब होता है कि जैसे हमारे परिवार में, जैसे आपका परिवार दोस्तों, आपके परिवार को इमेजिन करिए, समझ लीजिए भारत, और उस परिवार के अंदर जो छोटे छोटे आपके मेंबर हैं, आपके चाचा चाची, पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके घर में भाई बहन, छोटा भाई बड़ा भाई, तो ये आपके हो गए राज्य। तो अगर परिवार में शांति बनाए रखना है तो क्या जरूरी है कि ये आपस में भी क्या करें, आपस में सामंजस्य बिठा के रखें। वैसे ही दोस्तों केंद्र सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से राज्य को निर्देश देती है कि आपस में आप सामान्य जो समन्वय है वो बिठा के रखें, एक सामंजस्य बिठाएं, जिससे किसी भी तरह की परेशानी ना होती है। हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था, दोस्तों ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था की हमने किससे कॉपी करी है? आयरलैंड से। मतलब राष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय और अनुपातीय पद्धति से निर्वाचित किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति की यूनिक सिलेक्शन या जो प्रोसेस है वो हमने किससे कॉपी करी है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति जी को एक पावर दी कि वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो राष्ट्रपति के 12 लोगों के मनोनीत करने की प्रक्रिया दोस्तों, ये भी हमने आयरलैंड से ली। तो दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। आयरलैंड से हमने 3 चीजें ली। पहला राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में उच्च सदन में मनोनीत करने की शक्ति। अब चलते हैं रूस से। रूस से हमने क्या लिया दोस्तों? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको क्या करना है ये हमने कहाँ से कॉपी करा है? मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? रूस से। और हमने 5 ईयर प्लान, जो योजना है हमारी 5 पंचवर्षीय योजना, वो भी हमने कहाँ से लिए है? रूस से। आपको याद रखना है दोस्तों। जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब एक बार कानून बन गया वो तो हमने ब्रिटेन के संविधान से कॉपी कर ही लिया है। उसके बाद हमने जापान से ये कॉपी करा कि उसको सुचारू, उसको किस ढंग से जाना, मतलब कौन आईजी होगा, कौन डीआईजी होगा, डीएसपी पर, तो जो विभिन्न पदों की जो हमने गणना की है वो जापान से कॉपी करी। आगे चलते दोस्तों फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से दोस्तों हमने लिया गणतंत्रात्मक प्रणाली। मैंने भी आपको गणतंत्र का मतलब समझाया। तो विश्व में सबसे पहले गणतंत्र कहा था दोस्तों? फ्रांस में। इसलिए आपको याद रखना है कि फ्रांस से हमने क्या कॉपी करा है? फ्रांस की गणतंत्रात्मक प्रणाली। तो भारत में जो गणतंत्रात्मक प्रणाली है, गण का जो तंत्र है, ठीक है, वो हमको जो चुनने का अधिकार है, महिलाओं को पुरुषों को जो चुनने का अधिकार मिला है, जो सिलेक्ट करने का अधिकार मिला है, वो कहाँ से लिया हमने? फ्रांस से। इसीलिए आप याद रखें कि भारत में समता और बंधुत्वता ये अधिकार भी हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से। तो फ्रांस हमने क्यों लिए? गणतंत्रात्मक प्रणाली, समता का अधिकार और बंधुत्व। तो जो बंधुत्व, समता और गणतंत्र प्रणाली, तीनों चीज आपको कहाँ से कॉपी करनी है? कहाँ लिखेंगे? फ्रांस से। लास्ट आपको लिखना है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका से हमने कॉपी करा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। मतलब अगर हमारे संविधान में कुछ हमको गलत लगता है, जिसको हमको लगता है कि इसे बदलना चाहिए, जैसे कि हमने 370 जो आर्टिकल पहले स्थापित करा था उसको वापस से खारिज करा है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हमने किससे लिए दोस्तों? हमने लिए है दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों ये हमारे संविधान के कुछ विदेशी स्रोत थे जो हमने कहाँ से कॉपी करे हैं? अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से इंस्पायर होते। तो आपको याद रखना है कि भारत के विदेशी तत्वों को पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक कवर करे। पहला कि भारतीय संविधान की विशेषताएं देखी, हमने ये देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो जो शब्द उनका क्या महत्व है, और दूसरा कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत जो हमने लिए हैं वो हमने कहाँ कहाँ से लिए और किस तरह से लिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप नीचे लाइक, कमेंट और अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। आगे चल के भी हम इसी तरह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अधिक जानकारी देते रहेंगे। इससे पहले दोस्तों हमारे 15 लेक्चर्स का है, पूरा डाटा डाला हुआ है एपी पे। उन 15 लेक्चरों में हमने भारत के संविधान, भारत की संस्कृति और कला के बारे में समझा। दोस्तों ये हमारा 4था या 5वां लेक्चर होगा जो संविधान पर है। अब हम कंटिन्यूटी संविधान को उठा रहे हैं और लॉकडाउन में हम संविधान के भी सारे लेक्चर्स दोस्तों कवर अप कर लेंगे। तो इस तरह से आपके ऑनलाइन 2 सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग ये नोट्स बना रहे होंगे, ध्यान से पूरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे और जो मेरे दिया गया होमवर्क है उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत।